किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे प्रदेश के किसान भाइयों ने पशुओं के चारे के लिए ज्वार और बाजरा चरी की खेती की है, तो वो आने वाले समय में इसमें की जाने वाली कृषि क्रियाएं करें। और साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने ज्वार चरी बोई है वो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आपकी ज्वार चरी 50 दिन की नहीं हो जाती है तब तक आप पशुओं खिलाने के काम में नहीं लेवें, क्योंकि ज्वार में एक एसियन नाम का तत्व होता है जिसके कारण से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। जो किसान भाई इस समय मूंगफली की फसल की बुआई कर रहे हैं वो इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एक तो मूंगफली के बीजों की मात्रा उपयुक्त रखें, साथ ही साथ बीजों की बुआई से पहले FIR विधि से बीजों का बीजोपचार अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आपकी फसलों में कम से कम रोग एवं व्याधियों का प्रकोप होगा। और जो किसान भाई पशुपालन करते हैं वो भी एक बात का विशेष ध्यान देवें, क्योंकि आने वाले समय में मानसून की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में पशुओं में बहुत सारे संक्रामक रोग फैल जाते हैं, तो इसके बचाव के लिए वो पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बनेंगे गोदाम। विश्व पर्यावरण दिवस पर जोधपुर में कार्यशाला का आयोजन। और वर्मी कंपोस्ट है खेती के लिए वरदान। राजस्थान सरकार 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 टन क्षमता के गोदाम बनाएगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब किसानों के लिए भंडारण क्षमता की कोई कमी नहीं होगी। गोदामों की कमी के कारण उनकी फसलें खराब नहीं होंगी। राज्य में भंडारण क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अनुसार इस स्वीकृति से गोदाम निर्माण के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह राशि कृषक कल्याण कोष से वहन होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। कृषि महाविद्यालय जोधपुर, जल ग्रहण विकास और मृदा संरक्षण विभाग राजस्थान की पहल पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जल ग्रहण विकास और मृदा संरक्षण विभाग राज्य के सभी कृषि महाविद्यालयों और अन्य विभागों के साथ मिलकर राजस्थान के जल ग्रहण क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक SRV मूर्ति ने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट द प्लास्टिक है। उन्होंने बताया कि हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जीवन शैली से प्लास्टिक उत्पादों को धीरे धीरे हटाएं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के अभिषेक सुराणा ने शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी घास की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार चारे की उपलब्धता का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी ने विश्व पर्यावरण दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यशाला के आयोजक सचिव डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में जल ग्रहण विकास, मृदा संरक्षण विभाग, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे सभी साथ मिलकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। कार्यशाला में 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन ने बताया कि खेतों में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि खेती में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है।
इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि केंचुए को मानव मित्र कहा जाता है क्योंकि यह जैविक कचरे को खाकर खाद में परिवर्तित कर देता है। यह खाद फसलों को आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में केंचुए का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद बनाने में किया जाने लगा है। एसिनिया फोइटिडा केंचुए की ऐसी प्रजाति है जो 90% जैविक कचरा और मात्र 10% मिट्टी खाती है, इसलिए यह वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त है। इसकी वृद्धि के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के साथ अच्छा नमी युक्त कचरा आवश्यक है। इसलिए टीन शेड के नीचे 1 मीटर चौड़ी और 8 से 10 मीटर लंबी क्यारी में 1.5 से 2 फीट ऊंची गोबर की खाद, खेत का कचरा आदि डालकर उसमें वर्मी कास्ट या केंचुए का बीज डाल दिया जाता है। कचरे में नमी बनाए रखने के लिए उसे जूट की बोरियों से ढक दिया जाता है। उन्हें पानी छिड़क कर गीला किया जाता है। ये केंचुए कचरे को खाकर बीट के रूप में खाद में बदल देते हैं। यह खाद 45 से 50 दिन में तैयार हो जाता है। डॉक्टर दिलीप सिंह ने कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर एक आदर्श वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित की है। किसान अपने खेत से उत्पन्न समस्त जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के अच्छे भावों का इंतजार हमेशा रहता है। इसी से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, मधुमक्खी पालन हमारे यहाँ पर सदियों से होता आ रहा है। शहद एक उच्च गुणवत्ता वाला पदार्थ है और इसके साथ साथ इसका उपयोग औषधीय रूप में भी किया जाता है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और उसके साथ साथ शहद की मांग भी बढ़ी, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, आप वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन करके किस प्रकार से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के सहायक प्राध्यापक श्री हरिप्रसाद मेघवाल जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और लेते हैं ये जानकारी। आज की परिस्थितियों को देखते हुए मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा है उनके लिए एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। राजस्थान की परिस्थितियों में इसको बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे फूल उपलब्ध है। नेचुरल फ्लोरा काफ़ी अच्छी संख्या में और अच्छा नेक्टर वाले फूल राजस्थान में उपलब्ध है। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन की काफ़ी अच्छी संभावना है। मधुमक्खी पालन अपनाकर बेरोजगार युवा अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन में लागत कम आती है और मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मधुमक्खी का एक जो कॉलोनी होती है वह 4 से 4,500 रुपये की मिलती है और उसको खरीद कर बेरोजगार युवा या जो भी किसान बहन भाई है वह मधुमक्खी पालन करके और 3 से 4 महीने में 4,000 रुपये खर्च करके और 30 से 40 किलो शहद ले सकते हैं, जो मार्केट में अगर कच्चा शहद भी उसको बेचते हैं तो 100 से 125 रुपये किलो में बिक जाता है। तो कहने का मतलब ये कि उसका जो पैसा लगा वह 3 से 4 महीने ही वापस आ जाता है। अगर वह उसको प्रोसेस करके बेचता है तो उसका मुनाफा दुगना हो जाता है। वह 250 से 300 रुपये किलो में प्रोसेस हनी को बेच सकता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी संभावना है, लागत कम आएगी और मुनाफा अधिक होगा। इसको पालने के लिए ज़्यादा कोई वो नहीं है, प्रशिक्षण थोड़ा सा 2-4 दिन का प्रशिक्षण हम दे देंगे या कहीं से भी प्रशिक्षण ले सकता है। मधुमक्खी का कॉलोनी खरीद लें और जहाँ फूल हैं वहाँ पे रख दें, फूल वाली जगह पे रख देंगे तो मधुमक्खियाँ अपने आप शहद लेके आएगी और उसको निकाल लेंगे। इसमें ज़्यादा कोई वो दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये रहता है कि वो जैसे डंक मारती है तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि मधुमक्खी पालन में काम सारा मधुमक्खी करती है पर लेकिन प्रबंधन करना पड़ता है। प्रबंधन किया तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। प्रबंधन में ज़्यादा वो नहीं है, केवल इसको आपको माइग्रेशन करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि साहब फूल ख़त्म हो गए तो कहाँ रखेंगे, तो उनको आप दूसरी जगह पे माइग्रेशन करेंगे। जहाँ फूल नहीं है
वहाँ से उठा लो, दूसरी जगह माइग्रेशन करेंगे। अब इसके में भी माइग्रेशन में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि जैसे शाम के समय माइग्रेशन करते हैं और कॉलोनी को बंद करके माइग्रेशन करते हैं ताकि वो उड़े नहीं। शाम के समय सारी मधुमक्खियाँ अंदर आ जाएगी तो आप दूसरी जगह रख देती। और शहद निकालने के लिए इसको मैं ये कॉलोनी से 30 से 40 किलो शहद आसानी से निकाला जा सकता है। 30 से 40 किलो शहद मिल जाता है और उसको छान के और फिर आप चाहें तो कच्चा बेच सकते हैं और नहीं तो प्रोसेस करवा के बेच सकते हैं। इसमें शहद मधुमक्खी पालन देखो इतना लाभकारी व्यवसाय है कि मधुमक्खी को यूँ सोचते हैं कि साहब शहद बनता है, पर शहद के साथ इससे कई सारे और भी उत्पाद बनते हैं। जैसे शहद के साथ इसको पालते हैं तो मोम भी मिलता है। मधुमक्खी पालन में शहद के साथ लगभग 2% मोम मिल जाता है और कुछ नहीं करेंगे तो भी शहद के साथ मोम मिल जाएगा, उससे भी इनकम हो जाती है। वह मोम 300-400 रुपये किलो में बेचा जा सकता है। इसके अलावा पोलन भी एक उत्पाद होता है जो ये पोलन कलेक्शन करके लाती है, तो पोलन ट्रैप से इसको इकट्ठा करके बेचा जा सकता है और 1000 से 1200 रुपये किलो में बिक जाता है, तो उससे भी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। प्रोपोलिस भी ये मधुमक्खी लेके आती है, इससे भी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। और एक रॉयल जेली नामक एक पदार्थ है, वो भी ये सिक्रेट करती है, उससे भी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। और एक बहुत अच्छा उत्पाद और है जो डंक का जो जहर है, जिससे लोग कहते हैं कि साहब डंक मारेगी काटेगी, तो उसको भी इकट्ठा किया जा सकता है और वह डंक का जहर भी बहुत कीमती होता है और 1 ग्राम की कीमत लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये है, तो उसको भी बेचा जा सकता है। तो कहने का मतलब मधुमक्खी पालन अपनाकर शहद के अलावा मोम, प्रोपोलिस, वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनम ये सब उत्पाद भी लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा मधुमक्खी पालन करने से पॉलिनेशन होता है, परागण से फसलों की उपज में वृद्धि होती है। कई सारी फसलों में प्रयोग करके देखा जा चुका है, लगभग 20 से 30% की वृद्धि उत्पादन में हो जाती है। तो इससे ये होता है कि मधुमक्खी जो पालन कर रहा है करेगा उसको तो शहद मिलेगा और अपने अन्य सह उत्पाद मिलेंगे, और जो मधुमक्खी पालन नहीं कर रहा और उसके खेत के पास में मधुमक्खियाँ रखी है तो उसकी उपज भी 20 से 30% बढ़ जाती है। तो अपने खेतों के पास में अगर कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है तो उसको करने दें किसान बहन भाई, ताकि आप अपनी उपज भी बढ़ा सकें। और इसमें सावधानी की बात ये रहती है कि जैसे जो मधुमक्खी जहाँ रखी हुई है उसके आसपास दवाई का कम छिड़काव करें, क्योंकि दवाई छिड़केंगे तो मधुमक्खियाँ मर जाएगी। तो उसमें सावधानी ये रखें कि शाम के समय दवाई छिड़कें और ताकि उनको रात भर का टाइम मिल जाएगा और दवाई का असर कम हो जाएगा। फिर भी अगर मक्खियाँ मरने लगे तो उनका जो गेट होता है उस गेट को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि मधुमक्खी कम बार आएगी, नहीं तो अगर मक्खी ज़्यादा बार गई तो मक्खियाँ मरेगी। फिर भी अगर ज़्यादा लगता है कि मान लो मधुमक्खियाँ ज़्यादा मर रही है तो वहाँ से माइग्रेशन कर दें, तो ये कीटनाशक का असर उस पर नहीं होगा। और रही बात इनको जो गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे फूलों के समय तो फूल मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है। गर्मी में दिक्कत आती है क्योंकि गर्मी में भी इनको सर्वाइव करवाना पड़ता है। गर्मी में बचेगी जब भी सर्दी में ये शहद दे पाएगी। तो गर्मी में बचाने के लिए इनको छायादार स्थान पर रखेंगे और छायादार स्थान पर रखने के साथ इनको चीनी का घोल पिलाएंगे। चीनी का घोल पिलाने से ये जीवित रह जाएगी। चीनी का घोल पिलाने का तरीका है कि आप बर्तन में पानी गर्म करें, पानी उबल जाए तो उसमें फिर चीनी मिला दें। जैसे 1 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी 1 किलो चीनी बराबर मात्रा में पानी और चीनी का घोल बना के, और उसको जब चीनी घुल जाए तो उसको ठंडा करके और पॉलीथीन में भर के, या आजकल फीडर भी आते हैं, फीडर में भर के और दे दें, तो उससे वह चीनी का घोल ले लेंगी और भोजन उनको मिल जाएगा। इसके अलावा गर्मी में एक दिक्कत आती है कि गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि मधुमक्खी 10 से 35 डिग्री तक के तापमान को सहन कर लेती है, पर लेकिन उसके ऊपर तापमान बढ़ने लगता है तो मधुमक्खियों को दिक्कत होने लग जाती है। तो उससे बचाव के लिए उनको पानी की व्यवस्था रखें ताकि वो पानी पी के अपना तापमान कम कर लेंगी, और जो जूट बैग आते हैं उनको भिगो के उसके कॉलोनी के ऊपर रखें, तो उनका तापमान कम रहेगा और मधुमक्खी बढ़िया सर्वाइव करेगी और क्या नाम से सर्दी के लिए आपको शहद देने के लिए तैयार रहेंगे। इनके अलावा एक और है इसमें, जैसे
मास क्यून रेयरिंग का भी है, क्योंकि मधुमक्खी का जो जीवन चक्र ये होता है कि मधुमक्खी की रानी 16 दिन में निकलती है, वर्कर 21 दिन में निकलता है और नर 24 दिन में निकलता है। तो जैसे हम कहते हैं कि रानी 1500 से 2000 अंडे रोजाना देती है, कॉलोनी में मधुमक्खी की संख्या बढ़ जाती है, वर्कर की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर उनको डिवीज़न करना पड़ता है। अगर डिवीज़न नहीं करेंगे तो रानी स्वार्मिंग कर जाएगी और आधा परिवार लेके उड़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए उनका कॉलोनी डिवीज़न करना ज़रूरी हो जाता है। और कॉलोनी डिवीज़न में जैसे 1 से 2 कॉलोनी बनाएंगे, 10 फ्रेम की जो कॉलोनी होती है उसको 5-5 फ्रेम में डिवाइड करेंगे, तो जो क्यून होगी वह एक कॉलोनी में रहेगी। जो पेरेंटल कॉलोनी रहेगी पुरानी कॉलोनी, उसमें नई कॉलोनी क्यूनलेस रहेगी। तो उसमें 16 दिन बाद में रानी बनेगी। तो 16 दिन तक उसमें अंडे नहीं देंगे कोई भी, क्योंकि रानी नहीं है। अब रानी की अनुपस्थिति में अंडे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप मास क्यून रेयरिंग करते हैं, समूह में रानी बनाते हैं, तो एक कॉलोनी में 50 तक रानी बनाई जा सकती है। और उसकी भी तकनीकी उपलब्ध है। रानी बना के और जब डिवीज़न करेंगे तो उस टाइम पे उसमें रानी दे देंगे आप, तो रानी मिल जाएगी उनको। तो कॉलोनी डिवीज़न करते अंडा देना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे 21 दिन में 16 दिन में रानी बनती है, तो 16 दिन में तो 20-30 हज़ार अंडे दे देंगी रानी, तो कॉलोनी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इसमें और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कॉलोनी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि कॉलोनी अगर कमज़ोर होगी तो उसमें कीड़ा बीमारी का खतरा रहेगा। कीड़ा बीमारी लग गई तो वह कॉलोनी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो जैसे अगर मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग कॉलोनी को डिवीज़न करते हैं, नहीं तो वह स्वार्मिंग कर जाएगी। परंतु अगर कॉलोनी कमज़ोर है, वीक कॉलोनी है, तो उनका डिवीज़न करना और उनको मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो दोनों ही कॉलोनियाँ फिर ख़त्म हो जाएगी। तो वीक कॉलोनी को मिलाने के लिए अब इसमें एक और है कि जैसे जहाँ पे अपायरी रखते हैं वह 3 से 4 फीट की दूरी पे रखते हैं, ताकि मधुमक्खी जाती है तो फिर वापस उसी कॉलोनी में आ जाए। अगर 2 कॉलोनियों को मिलाना है और वो दूरी पे जैसे 10-20 फीट की दूरी पे है और उनको एक साथ मिलाएंगे तो उनकी रेंज बिगड़ जाएगी और वो कॉलोनी में नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि 2 कॉलोनी जिनको मिलाना है उनको रोज़ाना 2 से 3 फीट की दूरी पे खिसकाते हैं, आपस में पास लाते हैं। और जब दोनों कॉलोनी पास आ जाए तो एक कॉलोनी को नीचे रखेंगे और दूसरी कॉलोनी को उसके ऊपर रखेंगे और दोनों कॉलोनियों के बीच में पेपर लगाएंगे। पेपर विधि से उनको मिलाते हैं। सेकंड कॉलोनी के ऊपर बॉटम बोर्ड नहीं होता है और 2-4 छेद कर देते हैं, ताकि उनकी गंध मिल जाती है। गंध मिलने से फिर उनको वापस उसमें रखा जा सकता है और वापस रखने से दोनों कॉलोनी मिल जाएंगी और स्ट्रॉन्ग होने में दोनों कॉलोनी में से एक कॉलोनी तो कम से कम बच जाएगी। अब इसमें एक सावधानी रखनी है कि दोनों कॉलोनी में से रानी एक ही कॉलोनी में होनी चाहिए। अगर दोनों कॉलोनी में से 2 रानियां उसमें हो गई तो फिर एक रानी आधा परिवार लेके स्वार्मिंग कर जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि एक रानी रखें और एक को डिस्कार्ड कर दें। अब डिस्कार्ड उस रानी को करें जो आपको रिकॉर्ड संधारण के द्वारा पता लगे कि दोनों में से कौन सी रानी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। जिस रानी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस रानी को रखें और दूसरी को डिस्कार्ड कर दें, तो वह अच्छी कॉलोनी चल जाएगी। तो मधुमक्खी पालन करके आप एक देश की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे और अपने परिवार का जीवन स्तर भी सुधार सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन मेरा जो सुन वाला किसान बहन भाई जो भी सुन वाला लोग से वहाँ ताई यही संदेश है कि आप मधुमक्खी पालन करके अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठाएं। इसमें लागत कम, मुनाफा अधिक है, प्राकृतिक आपदा का खतरा नहीं है, फसल उत्पादन में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है और मधुमक्खी पालन में शहद के साथ बहुत सारे कई सारे अन्य उत्पाद भी लिए जा सकते हैं। और इसमें मधुमक्खी पालन के साथ साथ, क्योंकि मधुमक्खी के साथ आप जैसे दूसरे काम भी होते हैं जैसे माइग्रेशन है, क्योंकि मधुमक्खी केवल शहद मोम या शहद उत्पाद बना सकती है, पर लकड़ी के बक्से और माइग्रेशन और इसके लिए तो कई सारे अन्य लोगों को भी रोजगार मिल जाता है। तो मधुमक्खी पालन एक बहुत उभरता हुआ व्यवसाय है। साथियों, आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सुझाव आपके पास में हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालावाड़ डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।